हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग है वो है मोदी 3.0 की अगवानी में उमड़ा बाजार। देखिए, कल भी जो हमने बिजनेस पेज पर न्यूज़ डिस्कस करी थी उसमें ये हमने बताया था कि किस तरीके से जो शेयर मार्केट है वो 1% से लेकर 2% तक उछाल बढ़ा सकता है, बना सकता है। और बिल्कुल इसी के अनुमान के मुताबिक हुआ और यहाँ पर 3.39% तक शेयर मार्केट उछाल पर रहा। इसमें कई शेयरों के दाम बढ़े और जैसा कि यहाँ दिया गया है, शीर्ष गेनर में एनटीपीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, लर्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक। और जो लूज़र थे वो सन फार्मा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एशियन पेंट्स, नेस्ले, इन्फोसिस। यानी कुल मिलाकर जो उछाल देखने को मिला था वो जितनी सरकारी कंपनियां थी उसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिला। इसमें प्रतिशत के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में यह दिन की सबसे बड़ी तेज़ी थी। और इससे पहले फरवरी 2021 में जब बजट पेश हुआ था तब इतनी बढ़त देखने को मिली थी। उस समय जो बाजार था वो भी लगभग 5% तक उछाल के साथ बढ़ा था। इसके अगर बात करें इस साल जनवरी मार्च तिमाही की तो विकास दर में 7.8% और पिछले साल और ये जो 2023-24 में जो जीडीपी की विकास दर बताई गई है वो 8.2% रहने का अनुमान इसमें बताया गया है। दूसरी तरफ गत वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.63% रहा। तो ये एक अच्छे आंकड़े हैं क्योंकि जब शेयर मार्केट उछाल करता है तो शेयरों के दाम बढ़ते हैं। अगर आप शेयर मार्केट समझते हैं, जानते हैं, तो आप जानते होंगे जैसे कल एसबीआई में लगभग 80 से 85 रुपए की बढ़त देखने को मिली थी। ऐसे ही जितने भी अदानी इंडस्ट्री के जो शेयर हैं, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी इंटरनेशनल, इन सब में 125, किसी में 200, 250, 75 रुपये, 80 रुपये, इन सब का इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली। और कल मार्केट खुलते ही ब्लास्ट हो गया था, यानी कि प्लस, अगर सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो प्लस 1200 से ओपनिंग हुई थी और जो 1500 तक गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आज जनादेश का मंगल। देखिए, आज यानी कि 4 जून 2024 को लोकसभा जो चुनाव चले लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा चले, उसमें अब फैसला आने वाला है। 543 सीटों के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा के भी नतीजे इसमें आएंगे। देश और देशवासियों का कल्याण करने वाले नतीजे आ सकते हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, कोई ना कोई एक पक्ष बनेगा और कोई एक विपक्ष बनेगा। ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसमें भाजपा बहुमत के लिए आश्वस्त है, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें तो भाजपा को बताया जा रहा है कि इसे पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है विपक्ष द्वारा, इंडी गठबंधन द्वारा, कांग्रेस द्वारा, सपा द्वारा कि जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित होगा। मंगलवार किसके लिए मंगल और किसके लिए अमंगल साबित होगा, इसके संकेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल में दिए भी जा चुके हैं। लेकिन पूरी तस्वीर जो है वो मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगी। देश भर में टोटल जितनी 543 संसदीय सीटें हैं उसके लिए जो 7 चरणों में मतदान हुआ था उसका आज रिजल्ट आ जाएगा और लोकतंत्र का पर्व आज समाप्त हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार 7 चरणों में चुनाव हुआ। तीसरी बार एनडीए को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए जो विपक्ष ने एकजुट होकर इंडी गठबंधन बनाया था, क्या वो आ पाएगा? ये तस्वीर आज 12 से 1 बजे तक क्लियर हो जाएगी। राजग ने भी राज्यवार दलों की महत्ता को देखते हुए अपना सियासी कुनबा बढ़ाया था। यानी कि एनडीए ने जब देखा कि इंडी गठबंधन एक साथ हो गया है तो उन्होंने भी छोटे दलों को, राज्य के छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया ताकि उनको जो इस चुनाव में, लोकतंत्र के इस पर्व में लाभ मिल सके। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये आज नतीजों में पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। निर्वाचन आयोग ने माना गलत था भीषण गर्मी में चुनाव कराने का फैसला। भीषण गर्मी में चुनाव कराने के फैसले पर हो रही आलोचना के बीच निर्वाचन आयोग ने सोमवार को स्वीकार किया कि मई जून में चुनाव कराने का उसका फैसला गलत था। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने, उन्होंने बताया कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी जिसे वो समझ नहीं पाए, या कह सकते हैं कि चुनाव 1 महीने पहले ही हो जाने चाहिए थे। सीईओ ने चुनाव के दौरान 3 सीख मिलने का जिक्र किया। पहला कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराना चाहिए। दूसरा था
फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमें और ज़्यादा तैयारी करनी होगी। और तीसरा कि वीकेंड में मतदान की तारीखों को नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो फेक न्यूज़ जो चलाई जा रही थी डीप फेक माध्यम से या फिर एआई का इस्तेमाल करके जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी, उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम इसे रोक सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी मौजूदा तंत्र इतना विकसित नहीं है कि इसको हम आसानी से रोक सकें। तो इस पर भी हमें कार्य करना होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों में इस बात को हमें जोर देकर समझना होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि इतनी गर्मी में जो फैसला चुनाव का था वो गलत था। चुनाव मार्च तक या फिर मिड अप्रैल तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, तो भी जो चुनाव का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत है, वो बढ़ जाता। फिर वीकेंड में चुनाव नहीं मतदान नहीं कराना चाहिए। किसी सप्ताह के किसी बीच में जैसे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इनमें चुनाव करा लेने चाहिए थे, जिससे कि मतदान प्रतिशत और बढ़ जाता। तो इन सब गलतियों से इन्होंने सीखा है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो चुनाव के दौरान देश से बाहर से भी कुछ ताकतों का इस्तेमाल या खतरा था, ऐसी आशंका लगाई जा रही थी। उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें जांच अभी चल रही है और ये जांच का विषय है। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो मीडिया के सामने रखी जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इजराइल बोला पधारो भारत देश। इजराइल ने अपने नागरिकों को अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य वाले मित्र देश भारत आने का सुझाव दिया है। साथ ही यहाँ के खूबसूरत समुद्री तटों को खंगालने की पेशकश करते हुए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरल के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने की सलाह दी है। मालदीव की ओर से इजराइल पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत स्थित इजरायली दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट करके मालदीव जाने के बजाय भारत के सुरक्षित और समुद्र तटों का भ्रमण करने की सिफारिश की है। देखिए, नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने भारत के पक्ष में किए एक पोस्ट में दो हित साधे। इजराइल के हजारों पर्यटकों को मालदीव से अलग करने के साथ ही उनका रुख भारत की ओर करके विश्व में बन रहे नए नए खेमों को अपना संदेश दिया। इजरायली दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि चूंकि अब मालदीव इजरायलियों का स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए पर्यटन के लिए वे भारत जाएं। अभी हाल ही में जो मालदीव का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इजरायली लोगों के लिए पासपोर्ट देने से मना कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने ये फैसला लिया है कि जो इजरायली लोग हैं वो भारत जाकर भारत की सौंदर्यता को देख सकते हैं। पाक के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद। स्थानीय अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारी देने का दोषी ठहराते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अग्रवाल को 14 वर्ष का सश्रम कारावास का भी भुगतना होगा और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमवी देश पांडे ने सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने बताया कि कोर्ट ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत अग्रवाल को उम्र कैद और 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल नागपुर स्थित कंपनी के मिसाइल केंद्र में तकनीकी अनुसंधान प्रभाग में कार्यरत थे। दिल्ली जल संकट पर कल होगा 4 राज्यों का मंथन। देखिए, बैठक में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में 50% से ज़्यादा जल बर्बाद होने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे जल संकट पर तत्काल अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाई है। कोर्ट ने कहा है कि 5 जून को बैठक की जाएगी और उसमें सभी हितधारक राज्य जो राज्य हैं वो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हिस्सा लेंगे। कोर्ट ने मामले को 6 जून को फिर सुनवाई पर लगाते हुए यमुना रिवर बोर्ड की बैठक के मिनट्स और जल संकट से निपटने के सुझाव पेश करने के निर्देश दिए हैं। टास्क फोर्स लगाएगी प्रदूषण के कारकों पर लगाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारकों पर अब और सख्त निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, जिसमें जुर्माना लगाना और क्लोजर नोटिस जारी करना भी शामिल रहेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसके लिए इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स यानी कि प्रवर्तन कार्यबल का गठन किया है।
यह टास्क फोर्स तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जाएगा। यूं तो एनसीआर में आम दिनों में भी वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज़्यादा रहता है, लेकिन जाड़े के 4 महीने में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए आमतौर पर अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के प्रावधान लागू किए जाते हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम तरह के अभियान भी संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में जल्द ही कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को एक बार फिर बोला कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि 4 दशकों में सबसे ज़्यादा 58.58% वहाँ मतदान देखने को मिला है, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग अब लोकतंत्र की बयार में जुड़ चुके हैं, लोकतंत्र से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर अब चुनाव कराया जाना स्वाभाविक है। और उन्होंने बताया कि अति शीघ्र वहाँ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद भी कुछ राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का फैसला किया है। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव के बाद देश भर में कोई भी हिंसा नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए चुनाव निकाय ने मंगलवार को होने वाली वोटों की गिनती के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भी केंद्रीय बलों को तैनात करने का फैसला किया है। यहाँ पर शाह पर लगाए आरोपों को सबूत देने के लिए जयराम को और नहीं मिला समय। यहाँ पर जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने 150 डीएम को फ़ोन करके जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बाधित करने की कोशिश करी है, यानी कि डीएम लोगों को निर्देश दिया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे कार्य करना है। जयराम रमेश ने कुछ डीएम के इसमें नाम भी लिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया और बोला कि आप या तो उन डीएम लोगों के नाम बताइए या फिर आप कुछ सबूत दीजिए, तब हम इस बात को मानेंगे। हालांकि अभी तक इन्होंने कोई सबूत इसमें नहीं दिया है। भारतीय मतदाताओं का सोच प्रभावित करने को विदेशी दखल। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बस संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से स्पष्ट हो गया है कि इस बार विदेशी दखलंदाजी से इसमें करोड़ों डॉलर खर्च किए गए हैं ताकि घातक नैरेटिव सेट किया जा सके। भारतीय मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने के लिए बड़ी पूंजी लगाकर कथानकों का सृजन किया गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है जिसका नाम है इनविजिबल हैंड्स फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शन 2024 को जो ये रिपोर्ट है जिस नाम से, उसमें ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि चुनावों के बाद की राजनीति। देखिए, यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा गया है लोकसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा लिखा गया है। इसमें वे बता रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। 7 चरणों में चली इस मैराथन चुनाव प्रक्रिया पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। भरी गर्मी के बीच हुए मतदान में सियासी पारा भी खासा चढ़ा रहा। अब नई लोकसभा से तमाम उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय विमर्श ही भारत की एकता का आधार है। हम भूमंडलीय ताप पर चर्चा करते हैं। हम संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में विश्व शांति की कामना करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अभिकर्ता हो जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत की अभिलाषा है। भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक राष्ट्र है। राष्ट्र की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र विचार होना चाहिए। जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे और तर्क हैं। नतीजा पूर्व सर्वेक्षणों में राजग भारी बहुमत से आगे है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। हालांकि नतीजों से पहले सभी जीतने की बात कर रहे हैं, यह स्वाभाविक भी है। मतदाताओं का जनादेश सबको साथ लेकर चलने की प्रतिभूति होता है। भारत के इतिहास में 14 अगस्त 1947 की तिथि ऐतिहासिक है। उस दिन संविधान सभा की बैठक मध्य रात्रि के बाद तक चली थी। उस बैठक में सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि गरीबी, भूख,
बीमारी, शोषण और भेदभाव मुक्त सुंदर जीवन वाला समाज बनाने की अथक कोशिश करते रहेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि एक चिर प्रतीक्षा की रजनी के अवसान पर जो भाग्य निर्णायक शुभ घटनाओं से परिपूर्ण है, स्वतंत्र सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। हम उत्साह के साथ इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने अधिकार, मोह और भ्रष्टाचार के जो समूल विनाश की चर्चा की थी। संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा ली गई शपथ महत्वपूर्ण है। इस प्रतिज्ञा में भारत को प्राचीन देश कहा गया, लेकिन भारत के कथित लिबरल और वामपंथी भारत को प्राचीन राष्ट्र नहीं मानते हैं। प्राचीन इतिहास एवं स्वाधीनता आंदोलन में भी भारत प्राचीन राष्ट्र ही माना गया है। संविधान निर्माताओं के ऐसे संकल्प और उनकी अभिलाषाएं सदा याद रखने की आवश्यकता है। स्वप्नदर्शी होना अच्छा है, स्वप्नों को यथार्थ में बदलने के लिए परिश्रम करते रहना और भी अच्छा है। विकसित भारत, शिक्षित और स्वाभिमानी भारत, समर्थवान भारत, विश्व के प्रत्येक जन के हित में सोचने वाला भारत, गरीबी मुक्त और स्वस्थ समृद्ध भारत हम 140 करोड़ का स्वप्न है। देश के प्राचीन इतिहास में सभा समितियों के उल्लेख हैं। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में विचार भिन्नता के बावजूद साथ साथ चलने एवं परस्पर विमर्शरत रहने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। अस्तित्व के लिए संघर्षरत कई दल। देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं, हालांकि ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ उमेश चतुर्वेदी द्वारा कि यह जो आम चुनाव कुछ दलों के लिए अस्तित्व की नई लड़ाई का भी है। यदि मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया तो उनकी डगर कठिन हो जाएगी। इसमें कई छोटे बड़े दल हैं। ये दल अपने अपने राज्यों की सत्ता में रहते हैं अथवा सत्ता में साझेदार रहते हैं। एक दौर में इन्हें भविष्य का दल माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इनका जो आधार है वो लगातार खोता जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बसपा का। बसपा के बारे में बताया गया है कि जो विधानसभा चुनाव 2007 हुए थे उसमें बसपा ने अकेले दम पर चुनाव जीता था और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें लगातार इनका मत प्रतिशत गिरता गया। जैसे कि 2012 में हुआ, उसमें इनका जो चुनाव प्रतिशत था वो 19% आ गया। इसके बाद कभी 1 सीटें, कभी 2 सीटें, लोकसभा में 1 भी सीटें नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि सपा जैसे धुर विरोधी के साथ इन्होंने अपना गठबंधन बनाया, जिसमें इनको 10 विधायक मिले और लोकसभा में इनको 2 सांसद मिले थे। उसके बाद जब सपा अलग हो गई तो फिर से ये उसी ढर्रे पर आ गए। यानी कि जो बसपा का जनाधार है वो लगातार खोता जा रहा है। वैसे ही जनता दल यूनाइटेड की बात यहाँ पर की जा रही है। जदयू जिसे बोला जाता है, नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार जब तक गठजोड़ में थे उनका प्रतिशत ज़्यादा था, अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो प्रतिशत कम हो जाता है। यही वजह है कि इन्हें पलटू राम बोला जाता है। अपने सीट बचाने के लिए, मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए हमेशा किसी न किसी दल के साथ गठजोड़ कर लेते हैं, जैसे कि लालू की पार्टी या फिर भाजपा के साथ। ऐसे ही और भी दल हैं, जैसे कि शिवसेना है। शिवसेना का तो अस्तित्व ही, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी वो अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, कुछ विधायकों को उन्होंने तोड़कर अलग शिवसेना बनाई और उन्होंने बोला कि जिस शिवसेना में हम हैं वही असली शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ही माना। तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं अपना जनाधार खो चुके हैं, वो पार्टी भी उनके हाथ से चली गई है। तो इस तरीके से कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपना जनाधार और जो उनका अस्तित्व था वो खोते जा रहे हैं। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया था। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि 2 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचा रुपया। देखिए, शेयर मार्केट की न्यूज़ को तो हमने पहले पेज पर डिस्कस कर ही लिया है, और जो रुपया है वो 83 रुपये 14 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। और चुनाव नतीजे के एक दिन पहले जहां शेयर बाजार ने निवेशकों को मालामाल कर दिया, वहीं रुपए ने भी अपना दमखम दिखाया। एक दिन में डॉलर के मुकाबले रुपए 28 पैसे मजबूत होकर 43 रुपये 14 पर बंद हुआ। इस तरह से एक कारोबारी दिन में ही रुपए ने पिछले 2 महीनों के दौरान हुई गिरावट की भरपाई कर ली है। विशेषज्ञ इसका श्रेय चुनाव पूर्व आए एग्जिट पोल को दे रहे हैं। ब्याज दरों में साल के अंत तक कमी आने की उम्मीद। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा है कि ब्याज दरें चरम पर पहुंच गई हैं और इस साल के अंत तक इसमें कमी आने की उम्मीद है। नीतिगत ब्याज दरों को
धारित करने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 जून को शुरू होने वाली है। बैठक में ब्याज दरों पर क्या फैसला लिया गया है, इसका ऐलान 7 जून को किया जाएगा। गोयल ने कहा कि ब्याज दरें विकास दर, मुद्रास्फीति और अन्य देशों की मौद्रिक नीति जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। मुझे लगता है कि दरें चरम पर पहुंच गई हैं और साल के अंत तक इसमें कुछ कमी आ सकती है। आरबीआई ने कहा है कि जो 2000 के नोट थे प्रचलन में, उसमें 97.82% नोट बैंकिंग चैनल में वापस आ गए हैं, यानी कि आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। मई में मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर में गिरावट। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर धीमी रही। हालांकि वैश्विक बिक्री में 13 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि के साथ यह क्षेत्र विस्तार की स्थिति में बना रहा। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक मई में घटकर 57.5 हो गया, जो अप्रैल में 58.8 था। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। 200 वर्षों में पहली बार मैक्सिको में चुनी गई महिला राष्ट्रपति। मैक्सिको में रविवार को हुए चुनाव में 200 वर्षों में पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति चुना गया। सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबाम ने जीत हासिल की। वह 1 अक्टूबर को पदभार संभाल लेंगी। जलवायु विज्ञानी और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर रह चुकी निवर्तमान राष्ट्रपति लोपेज एब्राडोर और प्रमुख प्रतिद्वंदी जोचिटल गैल्वेज ने जीत पर बधाई दी है। उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौता रद्द करेगा सियोल। बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया 2018 में उत्तर कोरिया के साथ हुए सैन्य समझौते को रद्द करने की योजना बना रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा चलाए जा रहे गुब्बारा अभियान की निंदा करते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोमवार को यह चेतावनी दी है कि गत दिनों उत्तर कोरिया ने सीमा पार से कचरा लिए गुब्बारे छोड़े, जिन्होंने दक्षिण कोरिया में गंदगी फैलाई और दक्षिण कोरिया को अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि वह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अनुमति के बाद सैन्य समझौते को रद्द करने की योजना को आगे बढ़ाएगा। तो ये आज का 4 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।